तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज क्लास है सेकंड, यानी कि किसका, तो प्रकाश का अपवर्तन का। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं और अब पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, एकदम पूरा सीरियल से चल रहा है, पूरा एक एक करके पूरा चल रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लिए होंगे, पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर देख चुके होंगे और सेकेंड का यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका भी आप लोग, ये क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी का कौन चैप्टर है, ये सेकंड क्लास है, चैप्टर नहीं, सेकंड क्लास, सेकंड चैप्टर का सेकंड क्लास आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग पीछे वाला वीडियो देख लिए होंगे और आज स्टार्ट करते हैं अपने अगली क्लास को, यानी कि जहाँ से हो गया था उससे आगे। यानी कि हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक, हम लोग पढ़ लिए थे, देखिए यहाँ ये कुल पढ़ लिए थे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, ये अपवर्तनांक क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, यानी कि ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए, यानी कि ये पहला क्लास में ये लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया पीछे वाला वीडियो देख लेंगे, पूरा एकदम सीरियल से हम करा रहे हैं, एक एक करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए एकदम अपने विषय की ओर चलते हैं। और विषय में जाने से पहले अगर बतला दें कि अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो PDF इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वो कौन सा नंबर है, तो नंबर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, नंबर आप लोग को लिख दे रहे हैं कि PDF अगर लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है और आप PDF ले सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, चलिए, PDF देने का यही मकसद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कीजिए और अपने परीक्षा को क्या करिए, सफल बनाइए। ठीक है, तो चलिए बाबू, मिलते हैं, चलते हैं आगे की क्लास को। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग क्लास कहाँ तक कर लिए थे, तो हम लोग को पढ़ना था अपवर्तनांक। ठीक है, बोले थे कि पिछले अगले क्लास होगा तो उसको अपवर्तनांक से वहाँ से स्टार्ट करने। तो आइए अपवर्तनांक को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले देखते हैं कि अपवर्तनांक है क्या। ठीक, कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक है क्या, अपवर्तनांक तो कह रहा है कि आपतन कोण की जया के बारे में आप लोग समझते हैं ना, साइन आई, जो कि पीछे हम लोग पढ़ भी लिए हैं, साइन आई है। ठीक है, आपतन कोण की जया कहेंगे तो साइन आई समझना है और अपवर्तन कोण की जया कहेंगे तो साइन आर समझना है आप लोगों को। ठीक है, साइन आर समझना है। ठीक है, ये बार बार हम बोलेंगे। ठीक, तो वही कह रहा है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। तो नियतांक का मतलब आप लोग जानते हैं कि बराबर होगा, और आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात के मतलब आप लोग क्या बतलाए थे कि बाटा होता है, अनुपात का मतलब बाटा होता है, यानी कि हम बोल देंगे कि 4:3, तो 4/3। ठीक है, यही होता है, अनुपात का मतलब बाटा होता है, आप लोग मैथ में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या होता है बाबू, बराबर होता है। इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम यही ना कहता है कि म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर। तो अपवर्तनांक कहिए चाहे स्नेल का स्नेल का नियम कहिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है अपवर्तनांक के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। इसकी पॉइंट कुछ लिखे हैं, उस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि वास्तविक गहराई तथा आभासी गहराई के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, वास्तविक गहराई होगा चाहे आभासी गहराई, तो वही पीछे में पढ़े थे कि वास्तविक गहराई नीचे है, मछली अपने वास्तविक गहराई से क्या कर रही है, नीचे है, लेकिन दिखाई कैसी दे रही है, दिखाई दे रही है ऊपर, मछली ऊपर दिखाई देती थी ना, तो वास्तविक गहराई ये नीचे वाला हो गया और आभासी गहराई कौन हो गया, ऊपर वाला। तो वही कह रहा है कि जब अपवर्तनांक निकालना होगा, हम लोग को अपवर्तनांक निकालना होगा तो वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई निकाल लेंगे तो अपवर्तनांक हम लोग का निकल जाएगा। यानी कि म्यू बराबर हम कह सकते हैं कि वास्तविक गहराई बटा में आभासी गहराई। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। कब समझेंगे, जब पिछले वाले अगर क्लास आप लोग नहीं देखिएगा तो ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर बाउंस करने लगेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इस क्लास को देखने से पहले आप पहले पीछे वाला क्लास देंगे, यानी कि इसका पहला क्लास देख लीजिए, तब आज सेकंड क्लास देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। हम बोले थे ना पीछे में कि जब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे तो अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक जल का कैसे हो गया, इतना हवा का कैसे हो गया, ये सब पढ़ाए थे। तो बोले थे कि आगे क्लास में अपवर्तनांक बताएंगे और उसका फार्मूला बता देंगे जिससे आप किसी भी वस्तु को क्या कर लेंगे, अपवर्तनांक निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो वही अपवर्तनांक बराबर देखिए यहाँ पर आ गया कि अपवर्तनांक को म्यू से हम लोग सूचित करते हैं और म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल।
तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं ना कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर वाला कभी नहीं बदलेगा, यानी कि निर्वात में कभी नहीं बदलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, बस नीचे वाला बदलेगा, यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ना यही बदलेगा। मान लेते हैं हम कह देंगे कि हवा का अपवर्तनांक कितना है, तो आइए हम समझाते हैं हवा की अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, हवा की अपवर्तनांक, चलिए इसको अभी मत समझिए, अभी हम जो बता रहे हैं उसको समझिए। मान लेते हैं हम कह देंगे कि हवा का अपवर्तनांक निकालिए, अपवर्तनांक निकालिए, हवा का अपवर्तनांक निकालिए। तो आप लोग फार्मूला का अभी अपवर्तनांक के पढ़े हैं कि म्यू बराबर, म्यू से अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं, तो म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, यही ना पढ़े हैं, बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में पूछ रहा है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है नहीं पता है हम लोग को, तो लिखेंगे कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल। नीचे हम बोले हैं कि ऊपर वाला कभी नहीं बदलेगा, ऊपर वाला कभी नहीं बदलेगा, तो ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। तो ऊपर वाला हमेशा सेम रहेगा, तो कहेंगे कि अपवर्तनांक निकालिए, तो यही बटा में क्या कर देंगे, निर्वात बटा में हवा कर देंगे, हवा पूछ रहा है तो हवा कर देंगे और अपवर्तनांक आप लोग को निकल जाएगा। तो यही समझा रहे थे हम लोग, यही हम लोग समझ रहे थे। तो कह रहा था कि म्यू बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में किस माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम का मतलब उस माध्यम में जिस माध्यम में होना चाहिए। यानी कि कह देगा कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए जब निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है तथा हवा में प्रकाश की चाल इतना है। ठीक है, तो इसको माध्यम V1 समझ लिए पहला है, और ये माध्यम V2 है, तो V1 बटा में V2 होता है किसके सापेक्ष, यानी कि हवा के सापेक्ष इसको समझे हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं यहाँ पर, देखिए वही माध्यम लिख दिए हैं कि U यानी कि V21 बराबर V1 बटा में V2। अगर 1 करेंगे माध्यम बदल देंगे तो V ऊपर चल जाएगा V2 और V1 नीचे हो जाएगा। अगर दोनों का गुणनफल करेंगे तो वही किए हैं कि देखिए V1 बटा में V2 गुण V2 बटा में V1, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों माध्यम का सापेक्ष कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तनांक अगला पॉइंट कर रहा है कि अपवर्तनांक आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, यह पदार्थ के प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अपवर्तनांक जो है आपतन कोण पर नहीं करेगा, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करेगा, आपतन कोण मायने नहीं रखता है। मायने कौन रखता है, तो उसका पदार्थ की प्रकृति कैसा है, पदार्थ की प्रकृति कैसा है और उसका रंग कैसा है, यानी कि प्रकाश के प्रकृति और रंग पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन देखिए लिखे हैं, क्वेश्चन देखिए लिखे हैं, और इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अपवर्तनांक किससे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि प्रकाश हवा से कांच के प्लेट में प्रवेश करती है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, किस में, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है यदि हवा में प्रकाश की चाल इतना है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अपवर्तनांक दे दिया है, अपवर्तनांक ना लिख के म्यू लिख रहे हैं, म्यू बराबर 1.5 यानी कि 1.5 दिया है। कलर को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, 1.5 दिया है और हवा में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया है, निर्वात लिख रहे हैं ना, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब पूछ रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा, हवा में बराबर वाट पूछ रहा है ना, तो यही ना हम अपवर्तनांक बराबर पढ़े हैं कि अपवर्तनांक बराबर, यानी कि यहाँ पर कि म्यू बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम में पूछ रहा है। तो हवा पूछ रहा है तो हवा में निकाल देंगे, यानी कि यहाँ पर म्यू बराबर कितना लिखेंगे 1.5, और निर्वात में कितना है 3 × 10⁸ है, और बटा में हवा नहीं है तो हवा छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ, अब आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे तो हम लिखे थे कि 1.5 बराबर 3 × 10⁸ और बटा में कितना लिखे थे हवा। ठीक है, तो अब बतलाइए कि हवा
यहाँ से इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कि आप लोग मैथ में जानते हैं कि ये हवा के साथ ही मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो हम कह सकते हैं कि हवा बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 और बटा में 1.5 निकालना होगा। तो यानी कि 1.5 है, तो 1.5 दूनी के कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। किसका? हवा का अपवर्तनांक। तो हवा का अपवर्तनांक पीछे भी आप लोग पढ़े होंगे कि हवा का अपवर्तनांक 2 क्या होता है 10 के पावर 8। जल का अपवर्तनांक 2.25 इंटू 10 के पावर 8। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आप लोग पीछे पढ़े होंगे। तो यही अभी बतला दिए अपवर्तनांक किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए निकाल के बतलाए हैं। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल इतना है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, और कांच का अपवर्तनांक दे दिया है 1.5 म्यू। तो म्यू बराबर फार्मूला होता है कि म्यू बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा में जिस माध्यम में पूछ रहा है उसका चाल। ठीक है, और आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो वही लिखेंगे कि म्यू बराबर 3 इंटू 10⁸ दे दिया है। तो म्यू बराबर 1.5 दिया है, और कांच में पूछ रहा है, तो कांच में हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, कांच में निकाल लेंगे। तो कांच का क्या है, यहाँ पर कांच है, सॉरी वहाँ पर हवा बोल दिए थे, कांच होगा ना, वहाँ पर कांच होगा, हवा बोल दिए थे, कांच होगा। ठीक, तो कांच होगा, और 3 इंटू 10⁸ इंटू यहाँ पर इसको इधर ले गए हैं, इसको इधर लाए हैं, यानी कि 1.5 दूनी के 3, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग का आ गया। अब समझिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ताल या लेंस। ताल या लेंस जो कि इसी चैप्टर में बहुत ही ये इसका मायने है। इस प्रकाश का अपवर्तन बोले यानी कि प्रकाश का परिवर्तन पढ़िएगा तो दर्पण पढ़िएगा, दर्पण का ज़्यादा महत्व है, और प्रकाश का अपवर्तन पढ़िएगा तो लेंस का ज़्यादा महत्व है। ठीक है, लेंस का ज़्यादा महत्व है। तो दर्पण हम लोग अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए। अब आज बारी है किसकी बाबू, तो लेंस की बारी है। तो आइए लेंस एकदम नई ऊर्जा, एनर्जी, उत्साह के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए लेंस की परिभाषा। ये लेंस या ताल होता क्या है, कह रहे कि 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम या उसी को ताल या लेंस कहते हैं। ठीक है, जिसका एक भाग अवश्य वक्रित हो। यह प्रायः कांच का बना होता है। इसका सतह बेलनाकार रहने पर बेलन लेंस कहा जाता है, और गोलाकार रहने पर गोलीय लेंस कहा जाता है। ये इसकी विशेषताएं हैं और परिभाषा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब समझिए गोलीय लेंस के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार के, 2 तरह के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस को हम कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं, कॉनकेव लेंस, और इसको कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेंस के नाम से जानते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, जो कि आप लोग पीछे में आप जान चुके हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में। अब लेंस होने का शर्त क्या है, कैसे हम समझेंगे कि लेंस ये है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम से ज़्यादा हो तो लेंस की भांति कार्य करता है। यानी कि लेंस की भांति कार्य करने का मतलब क्या है, यानी कि उत्तल है तो उत्तल की तरह काम करेगा, अवतल है तो अवतल की तरह काम करेगा। लेकिन उत्तल लेंस जैसा और अवतल लेंस की जैसा कार्य करेगा। लेकिन जब लेंस की प्रकृति बदल जाएगा तो क्या होगा, यानी कि लेंस की प्रकृति कब बदलता है, क्वेश्चन दिया है। तो जब माध्यम का अपवर्तनांक पदार्थ से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका बदल जाएगा। तो अभी भी पढ़े हैं कि जब लेंस का जो अपवर्तनांक होगा पदार्थ से कम होगा तो लेंस की भांति कार्य करेगा। अगर पदार्थ से ज़्यादा हो जाएगा तो लेंस की भांति कार्य नहीं करेगा, उसका प्रकृति क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगले क्वेश्चन को लिखे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लेंस कांच की पट्टी कब बन जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग का जैसे ही देखिएगा आप ना, अति लघु या लघु उतरिए, उसमें सारा क्वेश्चन दिया है। और सारा क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये 2023 में यहाँ पर क्वेश्चन आया है, 2023 में भी क्वेश्चन आया है, 2022 में भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा। 2022 में यहाँ पर भी ये लेंस की पट्टी कब बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिए। कह रहा है कि जब पदार्थ का अपवर्तनांक माध्यम के बराबर हो जाएगा तो लेंस कांच के पट्टी के जैसा कार्य करता है, और इसमें इसका फोकस अनंत हो जाता है। इसका फोकस क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। बस इतना चीज़ लिख देना है और आप लोग को यहाँ से भरपूर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में लेंस की वायु के बुलबुले जो है किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कार्य करेगा अवतल लेंस की भांति, लेकिन दिखेगा कैसे, तो ये उत्तल लेंस की भांति दिखता है उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, लेकिन कार्य कैसे करता है, तो अवतल लेंस की तरह। यह बातें ध्यान रखने योग्य हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन को आप लोग कहिएगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट कराने लगे, अभी कॉन्सेप्ट बढ़ी भी नहीं कि क्वेश्चन कराने लगे। तो क्वेश्चन लाने का मकसद यही है कि आप लोग पहले क्वेश्चन समझिए, इसके बाद जैसे ही कॉन्सेप्ट बढ़ जाएंगे ना, तो कॉन्सेप्ट आपको विधिवत ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। उत्तल लेंस को और दूसरा नाम तो अभिसारी लेंस, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में, कि अगर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, ठीक है, और दर्पण में इसको क्या कहेंगे, तो दर्पण में क्या हो जाएगा, अभिसारी को ही क्या कह रहे थे, तो दर्पण में आप लोग बतलाइएगा कमेंट सेक्शन में कि दर्पण में इसको क्या कह रहे थे, ठीक है। और अगला आवर्धन की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। आवर्धन की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है, जो कि आवर्धन उसमें भी पढ़ाए थे। आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है, -v/u। आप लोग आवर्धन का फॉर्मूला जानते हैं कि -v/u होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, लेंस में बदल जाएगा, m बराबर खाली v/u हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे v/u होता है, इसका भी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अगला कह रहा है कि किस लेंस में प्रिज्म का आधार प्रधान अक्ष की ओर होता है। ये सारे क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट जैसे ही पढ़ाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग को ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगेगा इसका आंसर, कि कब आधार बन जाता है। देखिए हाई लेंस है, आ लेंस का आधार कब बनेगा, तो आधार का है, आधार यही ना है, यही ना आधार है, तो आधार है, तो आधार कब, तो जब उत्तल लेंस होगा तब। तो ये कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, तो जब सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब, जब थ्योरी आप लोग पढ़िएगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस में प्रिज्म का आधार शीर्ष की तरफ होता है। तो आधार की तरफ समझ रहे थे तो उत्तल लेंस, अगर शीर्ष की तरफ कह देगा तो अवतल, कैसे कि अवतल इस तरह का होता है, तो ये यहाँ पर आधार ई क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिसारी लेंस, जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर जमा करती है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अभिसारी लेंस किस कहते हैं, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को कहते हैं ना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिएगा। अपसारी लेंस, जो लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करती है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, अवतल लेंस के नाम से, अवतल लेंस के नाम से जानते हैं, और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब समझिए, यहाँ से आता है आप लोग का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, अब कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से आप लोग एक एक करके समझिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस का भाग को लिखें। उत्तल लेंस में कौन कौन से भाग होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझिए, ये बातें समझने से पहले समझिए कि लेंस होता कैसे, लेंस बन कैसे जाता है। तो दो क्या करा कि दो सतहों से लेंस घिर कर बना है ना, तो दो सतहों से लेंस घिर कर बना है। तो देखिए अब यहाँ पर दो को वृत्त हम बना दिए, वृत्त बना दिए, और वृत्त जैसे ही बनाए तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कट रहे हैं तो यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, और यहीं काट के हम निकाल दिए तो यहाँ पर लेंस एक हमको प्राप्त हो गया। इस तरह से हमको लेंस का हो गया, प्राप्त हो रहा है। तो देखिए लेंस इस तरह से प्राप्त हो गया, यानी कि दोनों भाग इसका क्या है, उठल है, तो इसको उत्तल लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। दो लेंस से निर्मित हुआ है, दो क्या से मिला है, दो सतहों से मिलकर बना है, दो सतहों से मिलकर बना है, लेकिन इसका सतह उठा हुआ है तो इसे उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। अब अवतल लेंस को समझिए, यहाँ पर एक वृत्त बनाइए, यहाँ पर एक वृत्त समझिए, हाई यहाँ पर वृत्त और एक वृत्त यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इसको मिलाइए, कहाँ पर मिल रहा है, अब कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। इसी को हम काट के निकाल देंगे तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस। केव है यानी कि गुफा जैसा है ना, यहाँ पर खाल है ना, खाल है कि नहीं, गुफा जैसा यहाँ पर देखिए तो है कि नहीं है, इसका सतह उठा हुआ है, नहीं है। तो जब उठा हुआ रहेगा तो उत्तल लेंस कहेंगे, और जब इसका खाल रहेगा यानी कि केव गुफा की तरह रहेगा तो इसको अवतल लेंस कहेंगे। अब उत्तल अवतल के बारे में आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। एक चीज़ और यहीं पर समझा देते हैं, आगे दिक्कत नहीं होगा। आप बतलाइए कि इसमें केंद्र कब होगा, केंद्र कब होगा। दर्पण जब हम पढ़ रहे थे तो दर्पण में एक ही गोलीय लेंस, एक ही गोलीय खोखला गोला था, और उसी में इस भाग में
इस भाग में अगर अंदर पेंट कर दिए तो उत्तल हो गया और बाहर पेंट कर दिए तो अवतल हो गया। तो केंद्र इसमें एक ही था, लेकिन इसमें दो गो खोखला गोले लिए हैं, दो गो खोखला गोला लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो इसमें केंद्र कितना होगा, दो गो होगा कि नहीं होगा। और आगे चलकर ये भी आएगा कि दो अगर समान आकार का खोखला गोला रहेगा तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या बराबर होता है। अगर एक बड़ा एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा, एक छोटा एक बड़ा होगा तो वो भी अंतर रह जाएगा। तो आगे चल के इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझिए केंद्र कितना होगा, दो गो होगा। अच्छा, केंद्र जब दो गो होगा तो फोकस भी दो गो होना चाहिए। तो फोकस भी क्या हो जाएगा, दो गो, एगो हेने फोकस होगा और एगो हेने फोकस होगा। यानी कि केंद्र भी दो गो लेंस में, फोकस भी दो गो। ठीक है, जब केंद्र दो गो हो गया, फोकस दो गो हो गया, तो फोकस दूरी भी दो गो हो जाएगा। क्योंकि जो ध्रुव है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो फोकस दूरी भी दो हो जाएगा। जब फोकस दूरी दो गो हो जाएगा तो त्रिज्या भी आप कह सकते हैं कि दो गो हो जाएगा। कैसे कि जब केंद्र दो गो तो त्रिज्या भी दो गो, तो त्रिज्या भी इसमें दो गो होता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, इतना चीज़ हम बता दिए, लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, तीन कंडीशन में लेंस बनता है। एक उभयोतल, एक होता है उभयोतल। उभयोतल का मतलब क्या हुआ, दो गो उत्तल मिल गया, दो गो उत्तल मिला तो उभयोतल हो गया। उसी तरह समतलोत्तल, एक समतल आ एक और उत्तल तो समतलोत्तल हो गया। ठीक है, और एक हो गया उत्तलावतल, यानी कि एगो उत्तल और एगो अवतल, ये मिल के क्या बन गया, एगो उत्तल के उठल का पटिया आ एगो इसमें का अवतल में के ई वाला पार्ट, दोनों मिल गया। देखिए यहीं दोनों मिलकर क्या बना दिया है, तो अवतलोत्तल बना दिया है, एगो अवतल एगो उत्तल। ठीक है, तो ये तीन गो भाग इसमें होगा और तीन गो भाग अवतल में भी होगा। वही कंडीशन होगा, जब दो गो अवतल मिलेगा तो उभयोतल कहेंगे उसको। जब एगो समतल एगो अवतल मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, समतलावतल बोलेंगे। आ एगो अवतल आ दूसरा उत्तल, देखिए यहाँ पर समझिए, उत्तल ऐसे ही ना होता है, इसका एगो पटवा यहाँ से ले लिए हैं, एगो पार्ट ई वाला ले लिए हैं, एगो पार्ट ई वाला ले लिए हैं, आ एगो अवतल का पटवा लिए हैं, एगो अवतल का पार्ट लिए हैं ई वाला। तो ये वाला आ एगो इसका ई वाला, दोनों मिलाकर क्या बना दिया, ये बना दिया, तो इसको उत्तलावतल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका परिभाषा समझते हैं। किसका, तो उत्तल लेंस का परिभाषा। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है, इसी को कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो या उभरा हुआ प्रतीत हो या उठा हुआ प्रतीत हो या किनारे का क्या हो, किनारे का भाग पतला हो, उसे लेंस कहते हैं। तो अभी ने पढ़े हैं कि दो गो जब खोखला गोला ले रहे हैं तो खोखला गोले से यहाँ पर कटा और कट के इस तरह से आकृति हमको प्राप्त हुआ। तो इसका दोनों ओर क्या है, उठा हुआ प्रतीत है कि नहीं, और किनारे का भाग पतला है कि नहीं। देखिए यहाँ पर किनारा है और यहाँ पर किनारा है, तो दोनों भाग क्या है, पतला है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो तथा किनारे का पतला हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस का डायग्राम भी आप लोग समझ गए कि इस तरह से डायग्राम आपको बनता है, यहाँ से इस तरह से, यानी कि बीच वाला मोटा और नीचे वाला पतला होता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि इसमें केंद्र कितना होगा, तो दो गो होगा, एगो इधर एगो इधर, फोकस दो गो होगा, फोकस दो गो होगा। इसकी देखिए, इसमें पोल बोल रहे थे, उसको बीच वाले भाग को पोल बोल रहे थे, लेकिन इसके बीच वाले भाग को प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, प्रकाशिक केंद्र। आगे हम चर्चा करेंगे उसका, लेकिन अभी बता दिए हैं आपको यहीं पे प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब उत्तल हो गया तो अब समझिए अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस के बारे में कह रहा है कि कॉनकेव लेंस, यानी कि वैसा लेंस जिसके बीच का भाग पतला तथा किनारे का भाग मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब समझिए, यहाँ पर एक वृत्त लिए और यहाँ पर एक वृत्त लिए, और इसके देखिए बीच के भाग का हो गया, निकाल दिए, काट के निकाल दिए। तो इसी तरह से ना आकृति हमको दिखाई देगा, इस तरह से आकृति देगा कि नहीं। तो आप बता सकते हैं ना कि बीच का जो भाग पतला है, यहाँ से यहाँ के बीच पतला है लेकिन यहाँ चौड़ा है, तो वही कह रहा है कि बीच का भाग पतला होना चाहिए लेकिन किनारे का चौड़ा होना चाहिए। उस लेंस को हम लोग किस लेंस के नाम से जानते हैं, तो अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। इसमें भी प्रकाशिक केंद्र होगा, यहाँ पर बीचों बीच, इसमें भी केंद्र दो गो होगा और इसमें भी फोकस दो गो होगा, इसमें भी फोकस दो गो होगा। उम्मीद है आप लोग उत्तल और अवतल लेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे है उभयोतल लेंस। अब एक एक पढ़ के, जैसे उत्तल लेंस में तीन गो पढ़े थे, उभयोतल, उत्तलावतल, समतलोतल। उसी तरह से अवतल में पढ़े थे तीन गो, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल।
तो तीनों का एक एक करके परिभाषा पढ़ेंगे आज। अब यहीं से आज परिभाषा पढ़ के और इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और आगे की क्लास अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट से करते हैं। उभयावतल, उभयावतल का मतलब दो उतल मिला तो उभयावतल बन गया। उभयावतल का मतलब दो गो, तो कह रहे कि वैसा लेंस जिसका दोनों भाग उत्तल हो उसे उभयावतल कहेंगे, ठीक है। आप लोग इसको जानते हैं क्योंकि हम वहाँ पर बता दिए थे। अब समतलावतल का मतलब एक समतल और एक उत्तल मिलेगा तो समतलावतल हो जाएगा। जैसे वैसा लेंस जिसका एक भाग क्या होगा समतल तथा दूसरा भाग क्या होगा उत्तल, उसे समतलोत्तल उत्तल कहते हैं, ठीक है। अगला है अवतलावतल। अवतलावतल लेंस का कि वैसा लेंस जिसका एक भाग का होगा अवतल तथा दूसरा भाग क्या होगा उत्तल। तो वही बतलाए थे कि एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल किस तरह से है, उत्तलावतल हो गया, ठीक है। अब समझिए, अब उभयावतल समझेंगे। उभयावतल तीनों उभयोतल के बारे में, तीनों उत्तल के बारे में समझ लिए। अब उभयावतल वैसा लेंस जिसका दोनों भाग अवतल हो उसे उभयावतल कहेंगे, ठीक है। आगे दूसरा समतलावतल, वैसा लेंस जिसका एक भाग समतल तथा दूसरा भाग अवतल हो उसे समतलावतल लेंस कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है उत्तलावतल। वैसा लेंस जिसका पहला भाग उत्तल तथा दूसरा भाग अवतल हो उसे उत्तलावतल लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको क्या किए होंगे, समझ चुके होंगे, क्योंकि हम पूरा ग्राफ के माध्यम से बताए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र है, लेकिन वक्रता केंद्र समझने पहले ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर एक बार बतला दें कि PDF अगर लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और आप PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक। चलिए जो चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे उसका PDF आपके पास भेजते जाएंगे, ठीक है। तो ये अगले क्लास में पढ़ेंगे बाबू। तो चलिए यहीं से करते हैं आज की क्लास को स्टॉप, और अगले क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।